Welcome students. Today we will discuss the cyclopentadienyl complexes. In particular these complexes, the ligand is cyclopentadienyl C5H5. The C5H5 is the most important polyenyl. As I discussed in my earlier video, metlocenes, the polyenyl contains butadienes, benzene, cyclopentadienyls and cyclooctatetraene ligands. इन सारे पोलिनाइल्स में से जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसके लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग द साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड आर नोन टिल डेट्स. और इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस डिस्कवर होने का रीज़न ये है कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है ये फर्मली बाउंड करता है टू द मेटल एटम एंड इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के टुवर्ड्स ये इनर्ट नेचर शो करता है. जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनको डिनोट किया जाता है इटा 5C5H5 टू मेटल एटम, इनको शॉर्ट में हम मेटलोसिन्स भी कहते हैं. मेटलोसिन्स मैंने आपको डिस्कस किए थे कि दो साइक्लिक प्लेनर रिंग के बीच में जो मेटल स्टक होता है तो उसको हम कहते हैं मेटलोसिन या फिर सैंडविच कंपाउंड्स. तो यहाँ पे जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ये मेटलोसिन्स का फॉर्मेशन करते हैं. दे आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ मेटलोसिन्स वेयर आयरन is stuck in between the two cyclopentadienyl compound is known as ferrocene. When nickel is stuck between two cyclopentadienyl, then niclosine. And when cobalt is stuck between two cyclopentadienyl ring, then it is called cobaltosine. The C5H5 group is generally abbreviated as CP. हम इसको CP से denote करते हैं and sometimes it mentioned in this manner CP star. The CP star denotes the substituted species of CP. Okay, the most important cyclopentadienyl complexes में है ferrocene. The ferrocene is bicyclopentadiene iron. It is most important metalocene because it is highly stable. जितने भी मेटलोसिन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो फेरोसिन होता है. इट डिकम्पोज अबो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. बिलो 500 डिग्री सेल्सियस पे इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. इट इज़ हाईली स्टेबल. इस पर्टिकुलर फेरोसिन का जो स्ट्रक्चर था दैट वाज डिड्यूस्ड बाय द विल्किंसन एंड फिशर इन 1954 इंडिपेंडेंटली. दोनों ने अलग अलग इसके स्ट्रक्चर को डिड्यूस किया था और बाद में 1973 में नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किए गए थे दोनों ही साइंटिस्ट ऑन द डिडक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर. उनके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर सैंडविच स्ट्रक्चर है जिसमें दो रिंग के बीच में आपका मेटल एटम प्रेजेंट होता है. द साइक्लोपेंटाडाइन जो ग्रुप है वो तीन टाइप की हेप्टासिटी शो कर सकता है. मोनोहेप्टोलिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, ट्राईहेप्टो एंड पेंटाहेप्टोलिगेंड की तरह वो बिहेव कर सकता है. देयर आर टू एग्जांपल्स विच शोज द डिफरेंट हेप्टासिटी ऑफ द साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड विद द मेटल एटम. You can see this ring is in eta 5. The 5 carbon of this ring is directly bonded to the titanium metal atom. This ring is behaving as a eta 1 because one carbon atom of ring is bonded to the metal atom, and in this form the 3 carbon atom is bonded with the metal atom. That's why in this form it is behaving as eta 3. समटाइम CP रिंग कैन ब्रीज द मेटल एटम ऑल्सो. टू ब्रीज मेटल एटम को ब्रीज कर सकता है इन दिस मैनर वेयर वन CP रिंग इज ब्रीजिंग द टू मेटल एटम. फॉर बोथ द मेटल एटम द हेप्टासिटी ऑफ CP इज eta 5. This is particular again a case of breezing where CP ring is behaving as a breezing ligand between two metal atoms, but the heptacity for the both the metal atom of this particular cyclopentadienyl is different. For this metal atom it is in eta 1 heptacity, and for this metal atom it is in eta 5 heptacity. The formula for this structure CP is C5H5. It indicates that कि इसके जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो रिमूव किया जा चुका है और वो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो मेटल को डोनेट किया जा रहा है. और यहाँ पे ये जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स थे उसके वो इस तरह से इस मेटल को डोनेट किए जा रहे हैं. सो इस तरह की कनेक्टिविटी शो कर सकता है बट रेयरली ऐसा देखा गया है कॉम्प्लेक्सेस में. नाउ द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस, जो इनका स्टार्टिंग मटेरियल होता है प्रिपरेशन के लिए दैट इज सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड्स. हाउ वी कैन प्रिपेयर द सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड्स? तो इसके लिए साइक्लोपेंटाडाइन लिया जाता है.
उसका रिएक्शन कराया जाता है विद द स्ट्रॉन्ग बेस NaH, जो कि प्रोटॉन एब्स्ट्रक्टर होता है। ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रक्ट करता है और एक नेगेटिवली स्पीसीज चार स्पीसीज को क्रिएट करता है। ये इसके 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके बाद जो होता है यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म में सोडियम साइक्लोडाइपेंटाडाइइनाइड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द साइक्लोपेंटाडाइइन। Now this sodium cyclopentadienide behaves as a starting material for the preparation of cyclopentadienyl complex. जो sodium cyclopentadienide है, it react with the its two mole react with the transition metal halides in the presence of tetrahydrofuran, and it forms the metallocene. The metal here in the transition metal halide was iron, so it forms a ferrocene. If metal is manganese, then it will form magnosine, and if the metal atom is different, then it will form the different metallocene. Next method of preparation is the metallocene can be prepared by the treatment of cyclopentadiene with the metal halides. Metal halide के साथ जैसे हमने ऊपर केस में रिएक्शन कराया वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन कराना है, बट यहाँ पे हम साइक्लोपेंटाडाइइन की डायरेक्ट रिएक्शन करा रहे हैं विद द मेटल हैलाइड्स. इन द प्रीवियस प्रिपरेशन मेथड react the we are reacting the sodium cyclopentadienide with the metal chlorides. But here the direct cyclopentadiene is reacting with the metal halides in the presence of strong organic base in the tetrahydrofuran presence. This again forms the ferrocene. If we use the metal halide in the form of iron atom, then ferrocene will form. If we use another cobalt, if we are using as a halide, then we will form the cobaltocene. The third one method of the preparation is the cyclopentadienyl complex can be prepared by the reaction of cyclopentadiene with the metal carbonyls. डायरेक्ट cyclopentadiene की रिएक्शन हम करा सकते हैं मेटल कार्बोनिल के साथ में, देन हमें रिजल्ट में अगेन से cyclopentadienyl complex का फॉर्मेशन होगा. बट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ metallocene. You can see here this complex is not a metallocene. This complex is an example of half sandwich compound. The fourth method of preparation is this method is by accidentally formed. T.J. Kelly and P.L. Pozzens in 1951 were trying to form the oxidation of by oxidation of cyclopentadienyl magnesium bromide. They were trying to form the fluorine, but instead of formation of fluorine they get another compound that is later on known as the ferrocene. What happened in this their reaction? They took the Grignard reagent cyclopentadienyl magnesium bromide in the presence of FeCl3, where iron is present in +3 oxidation state. They were expecting the preparation of luveolin. They were expecting that dimerization of ring will take place, but instead of this preparation, they get the C10H10 iron moiety that is known as the ferrocene. What happened in this reaction? The firstly Fe3 positive get reduced by the Grignard reagent into Fe2 positive, and then this Fe2 positive further react with the another mole of Grignard reagent to form the bicyclopentadienyl iron. So they are the four method of preparation of transition metal cyclopentadienyl complexes. Now we talk about the structure and bonding. If we talk about the structure and bonding of the ferrocene, because it is highly stable, so in among all the cyclopentadienyl complexes we study in detail the ferrocene. The ferrocene molecule have two parallel rings, and the in between two parallel ring iron atom is sandwiched. The two conformer of ferrocene exist in the equilibrium. वन इज स्टैगर्ड फेरोसिन, जिसका पॉइंट ग्रुप जो आता है D5D होता है, और अनदर कन्फॉर्मर इज द इक्लिप्स्ड फेरोसिन. स्टैगर्ड फेरोसिन में दोनों जो रिंग्स होती है उन वो जो अपोजिटली लाई करती है, पैरेलली लाई करती हैं, बट द पॉइंटिंग जो पॉइंट है इन रिंग का वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई करता है. एंड जो इक्लिप्स्ड फेरोसिन होती है उनमें वो दोनों रिंग्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे लाई करती है. दो पॉइंटिंग हेड जो होता है रिंग का वो दोनों का सेम डायरेक्शन में होता है और दोनों रिंग्स पैरेलल होती हैं. अकॉर्डिंग टू द एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज़ जो क्रिस्टलाइन फेरोसिन है वो स्टैगर्ड फेरोसिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अकॉर्डिंग टू द गैस फेज इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडीज़ इट एग्जिस्ट इन द इक्लिप्स्ड फेरोसिन.
The stable form among these two conformer is the eclipsed ferrocene in this particular case. Otherwise staggered conformer जो होते हैं generally stable consider किए जाते हैं, but in case of ferrocene the eclipsed conformer is the most stable conformer. The energy difference barrier rotation for the two conformer is approximately 4 kilojoule per mole, जो कि बहुत ज़्यादा high नहीं होता है. इन द कंडेंस्ड फेज स्पेशली इन द क्रिस्टल फॉर्म, जो फेरोसिन के जो ये दो कन्फर्मर्स हैं वे जनरली बैरियर को एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देते हैं और वो इक्विलिब्रियम कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है जिसमें C5H5 प्रेजेंट है, उसमें जो CC एटम का डिस्टेंस होता है वो 139 पिकोमीटर होता है, प्लस माइनस 6 वेरी करता है मेटल जो उसके साथ बॉन्डेड है उसके केस में. और जो Fe डिस्टेंस है मेटल से कार्बन की जो डिस्टेंस है, रिंग के कार्बन की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 203 पिकोमीटर. तो जो कार्बन एटम है रिंग में, एज यू नो द CP रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड रिंग होती है. इसमें यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल फॉर्म होती है और एक जो अटोमिक सिंगली फील्ड वैकेंट सिंगली फील्ड ऑर्बिटल सारे एटम्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है. जो ईच एटम के ऊपर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है वो फर्दर 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से 2 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे. जो एडजेसेंट कार्बन, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर तो ये 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बाय यूजिंग देयर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जो एक सारे कार्बन इसी तरह का बॉन्डिंग शो करेंगे. जो आपका pz ऑर्बिटल है जो कि सिंगली फील्ड है वो 5 कार्बन पे प्रेजेंट होती है और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रेजेंट होती है. बाद में क्या होता है कि ये जो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि सिंगली फील्ड है वो आपस में ओवरलैप करती हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है. यहाँ पे 5 मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है. यू कैन सी हेयर, जिसमें हमने इनको नॉमिनेट किया psi1 psi2 psi3 psi4 एंड psi5, जिसमें से जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है psi4 एंड psi5 दे आर डीजेनरेट, दे आर हैविंग द सेम एनर्जी. psi2 and psi3 are also degenerate, they are having the same energy, and psi1 is having the lower one energy among all these. The psi1 को denote किया जाता है with the A and psi2 and psi3 denoted by E1, psi4 and psi5 denoted by E2. among all 5 जो psi1 जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं दैट इज स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, psi2 and psi3 डोनेटेड बाय E1 designated by E1 is weakly bonding molecular orbital, and psi4 psi5 are anti bonding molecular orbital. As you know the complex carry the 2 CP ring, each CP ring having the same bonding pattern. Now both the CP ring have 5 molecular orbitals. Now what happens, the 5 molecular orbital of each carbon at CP ring undergo the linear combination of atomic orbital and form 10 ligand group orbitals. ठीक है, ये 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल जो फॉर्म होती है, ये जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो मैंने बहुत अच्छे से मेटलोसिन वाले अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन सी द बॉन्डिंग इन डिटेल देयर. सो जो ये 5 जो CP रिंग की मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, एक CP रिंग की दूसरे CP रिंग की 5 मॉलिकुलर ऑर्बिटल से लीनियर कॉम्बिनेशन शो करती है, जिसमें वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों तरीके के मोडों को फॉलो करती है. एडिशन होगा तो जब CP1 के A का psi1 दोनों जो आपकी रिंग्स है CP1 एंड CP2 दोनों का जो psi1 है वो अगर सब्सट्रैक्शन में जाता है तो A2U और लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, और अगर दोनों में एडिशन होता है तो A1G लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है. इसी तरह से दोनों CP रिंग्स के psi2 सब्सट्रैक्शन भी करते हैं और एडिशन भी करते हैं और वो अगेन से 2 मॉलिक्यूलर लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं. देन psi3 for the both the ring undergo linear combination, addition and subtraction, and they form also the 2 linear group orbital. In this manner 5 5 10 molecular orbital of each CP ring undergo the linear combination of atomic orbital and forms the 10 ligand group orbital. There are the ligand orbital which form by the ligand. These 10 orbital formed by the these CP molecular orbitals, and there in the here
तो मेटल की जो ऑर्बिटल्स हैं वो जो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं वो होती है n-1d, ns एंड np. सो टोटल 9 ऑर्बिटल ऑफ मेटल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग विद द cp रिंग्स. सो यहाँ पे जो भी जो मेटल की ऑर्बिटल है वो जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल के साथ जो सिमेट्री जो है जिनकी मैच हो रही है वो सामने दिखाया हुआ है. E2g और E2u जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है वो जो सिमेट्री जो है उनकी मैच होती है 3dxy एंड 3dx² - y² से. E1g और E1u ऑफ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल match their symmetry with the 3dx z, 3dy and 4px and 4py. A2u match their symmetry with the 4pz of metal atom. A1g match their symmetry with the 4s and 3d z² orbital. ओके तो इस तरह से ये ऑर्बिटल मैचिंग करती हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं. 10 orbital from the ligand and 9 orbital from the metal atom. So there are 19 molecular orbital form of the complex. You can see here the molecular orbital diagram of the ferrocene, जहाँ पे आपको 19 ऑर्बिटल फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनमें से these one ये 9 ऑर्बिटल जो होती हैं यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं, और इसके बाद E*1 से जो ये 10 ऑर्बिटल्स होती हैं ये क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग होती है. बेसिकली जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ तक ही फिल किए जाते हैं, और इसीलिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी स्टेबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज 9 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जब इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो क्लोज्ड कन्फिग्रेशन ये अटेन कर लेता है, दैट इज़ द हाईली स्टेबल कन्फिग्रेशन. अब आप जब ओवरलैप इसका देखते हैं तो हम देखते हैं कि लिगेंड की ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और जो मेटल की मैचिंग सिमेट्री की ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो ज़्यादा है. तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा टू फॉर्म द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो जो ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रही हैं उनमें लिगेंड का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल होती हैं. बीच में जो ऑर्बिटल्स आती हैं, ये ऑर्बिटल्स जो आती हैं 5 ऑर्बिटल्स, E1u की 2 ऑर्बिटल, E2g की ये 2 ऑर्बिटल और A1g की ऑर्बिटल, इनमें मेटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है. फिर जब हम देखते हैं आगे एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो अगेन जो है लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. तो हमने देखा जो नीचे वाली जो ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रही है ये लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल है, बिकॉज इनमें लिगेंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है. तो यहाँ तक जो ऑर्बिटल्स होती हैं इनमें जो होती है लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. ठीक है, और इसके बाद आपका जो आता है ये ऑर्बिटल्स जो हैं E1u, E2g और A1, यहाँ पे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. सो इन दिस बिहाफ अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो देखो जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटलोसिन्स हैं उन सब में रिंग क्या है आपकी, 2 CP रिंग्स हैं. तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सब में 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो यहाँ तक फिल हो जाएंगे. उसके बाद जो है डिफरेंस जो आएगा इनमें बॉन्डिंग में वो मेटल से डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स में आएगा, बिकॉज ईच कॉम्प्लेक्स कैरिंग द डिफरेंट मेटल एटम, और हर डिफरेंट मेटल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं. सो यहाँ पे इन 5 ऑर्बिटल को ही डिस्कस किया जाता है. सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है. जो लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ये होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली ऑर्बिटल होती हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं. E2g, A1g एंड E*1 ये मेटल बेस्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो जो फेरोसिन है वहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो कैसे फिल होंगे, सॉरी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो होता है Cp2 आयरन. तो उसमें क्या होता है, ईच Cp कैरिंग -1 चार्ज, तो आयरन विल गेट 2 पॉजिटिव चार्ज, और +2 स्टेट में इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो वो 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे फिल किए जाएंगे. तो आप देखोगे कि ये जो फिलिंग हो रही है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही हो रही है. एंटी बॉन्डिंग E* जो है यहाँ पे वैकेंट है इन केस ऑफ आयरन. और इस तरह से क्या होता है यहाँ पे क्लोज चेन कॉन्फ़िगरेशन या आयरन फेरोसिन कॉम्प्लेक्स जो गेन कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज़ हाईली स्टेबल. अगर हम इस साइड आते हैं तो आप देखोगे कि जो मैग्नीज वाला केस है सिर्फ उसमें आपका हाई स्पिन दिखाया गया है और उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं. इसके अलावा जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मेटलोसिन्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें पहले लो स्पिन पेयरिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाएगा. यहाँ पे आप देखो पहले ये पूरे फिल्ड होंगे एंड देन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है.
इन केस ऑफ मैग्नीज ये हाई स्पिन शो करता है और सब में सिंगली सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जिससे की वजह से क्या होता है एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जो मैग्नीज है उसमें 5 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बाकी सब में अकॉर्डिंगली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फेरोसिन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फेरोसिन, तो फेरोसिन जो होता है ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट 173 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, थर्मली स्टेबल होता है। 500 डिग्री सेल्सियस से अबोव जाने पर ये डिकम्पोज होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता अदरवाइज, और NaOH के साथ और HCl के साथ भी ये रिएक्शन शो नहीं करता है, बट इट कैन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर और HNO3। इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड HNO3 इट गेट ऑक्सीडाइज, और ऑरेंज कलर क्रिस्टल से ये ब्लू फेरिसिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ऑक्सीडेशन इज रिवर्सिबल, जिस फेरिसिनियम आयन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन अगेन गेट कन्वर्ट इनटू द फेरोसिन न्यूट्रल स्पीसीज। This table is showing the different properties of different cyclopentadienyl metal complexes, and you can see the melting point live from vanadium vanadocene to niclocene 167 to 173। अप्रोक्सीमेटली मेल्टिंग पॉइंट सारों का सेम सिमिलर सा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप जब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं 3 to 5। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीसिन में आता है, और फेरोसिन में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और डिफरेंट इनके कलर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया, फेरोसिन इज हाईली स्टेबल बिकॉज वो 18 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज के मेटलोसिन्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते, तो वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। सो दिस इज द ऑर्डर बिटवीन द 3D मेटलोसिन्स। आयरन इज हाईली स्टेबल, आफ्टर दैट निक्लोसिन के बाद कोबाल्टोसिन। निक्लोसिन इज 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कोबाल्टोसिन इज 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फेरोसिन, and this is 15 electron species, this is 16 electron species, and this is 12 electron species. Okay, this is the stability order. इफ़ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी, दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो रिंग होती है वो एरोमेटिक रिंग हो जाता है, वो अक्ल रूल्स को फॉलो करता है, साइक्लिक भी होता है, प्लेनर भी होता है। तो ये रजिस्ट करता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजन, जैसे हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड H2, वो उस तरह का हाइड्रोजनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। साथ ही जैसे कि बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक रिंग होने की वजह से वो डील-सैल्डर रिएक्शन शो करती है, उस टाइप की रिएक्शन ये यहाँ पे शो नहीं करेगा, ऑल्दो इट इज़ एरोमेटिक। जो CP रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकती है, जैसे कि बेंजीन देता है। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेंजीन के कंपैरिजन में जो फेरोसिन है या CP जो रिंग है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, दैट शोज मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, बिकॉज जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेरेटिवली बेंजीन। बेंजीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और CP रिंग में भी, लेकिन CP रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन के ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, पहले मेटल एटम की जो ऑर्बिटल्स हमने देखी थी E2G और A1G बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके इलेक्ट्रोफाइल जो है पहले मेटल एटम को अटैच करता है, बाद में मेटल एटम इस इलेक्ट्रोफाइल को CP रिंग को ट्रांसफ़र कर देता है। यू कैन सी हेयर, इलेक्ट्रोफाइल जो है पहले मेटल एटम से अटैच हो रहा है और उसके बाद आपका रिंग पे जा रहा है, उसके बाद प्रोटोन डीप्रोटोनेशन करके एरोमेटिसिटी ऑफ रिंग को रीगेन किया जा रहा है। फर्स्ट रिएक्शन जो हम देखते हैं कि ये शो कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, दैट इज असाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका जो फेरोसिन है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। जब एसिटिक एनहाइड्राइड H3PO4 के साथ रिएक्ट करती है तो वो मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करते हैं। यू कैन सी मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एसिटिक एसिड का एक मोल यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। अगर आप फेरोसिन को रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ, या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं या फिर इसके प्लेस पे एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, पर हम इसके इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अगर ये रिएक्शन करा रहे हैं तो उस केस में जो होता है डाई एसिटाइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। यू कैन सी द डाई एसिटाइल ग्रुप अटैच टू द फेरोसिन रिंग्स।
और यहाँ पे जो रिंग अटैच हो रही हैं वो दोनों जो एसिटाइल ग्रुप है जो आपका वो अटैच हो रहा है वो दोनों अलग अलग रिंग के ऊपर अटैच हो रहा है। जो यहाँ पे बन रहा है ये वन वन डैश आइसोमर प्रिपेयर हो रहा है। वन टू आइसोमर तब प्रिपेयर होता है जब दूसरा एसिटाइल ग्रुप भी यहीं पे जाके अटैच हो चुका होता। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। जब ये एक ग्रुप जो है इस रिंग पे अटैच हो जाता है तो जो रिंग है वो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाती है और तब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने की कंडीशन में नहीं होती है। इसीलिए जो दूसरी रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करके उसको अपने साथ अटैच कर लेती है। जो असाइलेशन रिएक्शन है वो दो सीपी रिंग को ब्रिज करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है, जिसपे हम ये असाइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा, जो रिंग है वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और इस तरह से ये ग्रुप जो है एक कोई सी भी सीपी रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा। ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करा जा रहा है CH2 ग्रुप में इन द प्रेजेंस ऑफ H2PTO2। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई जा रही है। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये और ET ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। वाटर अपने लोन पेयर इस कार्बोनिल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको डोनेट करेगा। वाटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसको कम करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं उस के वाटर के H पॉजिटिव को गेन कर लेते हैं, जिससे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर ये रिमूव आउट हो जाता है वहाँ से टू फॉर्म द न्यूट्रल इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है अटैच हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे PCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो Cl जो है अगेन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल पे अटैक करेगा, OH को यहाँ से रिलीज कर देगा, जिससे यहाँ पे क्लोराइड अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है रिंग पे वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अटैक करेगा, क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लोराइड को AlCl3 रिमूव करा लेता है, जिससे कि यहाँ पे कार्बोनिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। रिंग जो है अपने इलेक्ट्रॉन देके इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। दूसरी वाली रिंग जो है वो अटैक करेगी ना इस इलेक्ट्रोफाइल पे। ये वाली नहीं कर सकती है बिकॉज इसने एक बार इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करा लिया है अपने साथ, अब इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो दूसरी रिंग जो है यहाँ पे अटैक करेगी और इस तरह से ये जो एसिटाइल ग्रुप है थ्रू द एसिटाइलेशन ये दोनों सीपी रिंग को ब्रिज कर रहा है। नेक्स्ट अल्काइलेशन रिएक्शन जो होती है वो भी यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती है AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। जब फेरोसिन का एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, इथीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो वहाँ पे अल्काइलेशन प्रोसेस फॉर्म होता है। अल्काइल जो ग्रुप होता है वो अटैच हो जाता है टू द बेंजीन साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग। यहाँ पे 1,2 आइसोमर कैन बी मेजर आइसोमर बिकॉज यहाँ पे जो होता है ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एक बार अटैच होने के बाद रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आसानी से अटैक कर सकती है। नेक्स्ट इज मैनिक रिएक्शन। जो फेरोसिन जब कंडेंसेशन में जाता है अलोंग विद द फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अमाइन, देन इट कैन फॉर्म द क्वार्टनरी अमोनियम डेरिवेटिव लाइक मैनिक रिएक्शन। जो बेंजीन है वो मैनिक रिएक्शन नहीं देती है, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है क्योंकि मैनिक में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता, तो बेंजीन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन फेरोसिन जो है ये रिएक्शन दे रहा है, ये चीज़ भी इंडिकेट कर रहा है कि फेरोसिन इज़ हाईली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है फेरोसिन ज़्यादा अच्छे से दे सकता है कंपैरेटिवली बेंजीन के। नेक्स्ट इज द मेटलेशन रिएक्शन, जिसमें क्या किया जाता है एन ब्यूटाइल लिथियम को का जो है रिएक्शन कराया जाता है फेरोसिन के साथ में, जिससे मोनो लिथो डेरिवेटिव या फिर डाई लिथो डेरिवेटिव प्रिपेयर होते हैं। अगर हम एनब्यूटाइल लिथियम का 1 मोल यूज़ कर रहे हैं तो मोनोलिथो डेरिवेटिव फेरोसिन फॉर्म होगा, और अगर हम उसका अनदर मॉलिक्यूल एनब्यूटाइल लिथियम का यूज़ कर रहे हैं तो उससे डाईलिथो डेरिवेटिव फेरोसिन फॉर्म होगा, और इसमें भी जो आपका लिथियम ग्रुप जो है अटैच होगा वो डिफरेंट रिंग के ऊपर जाके अटैच होगा, जिसको हम मेटलेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें मेटल एटम जो है वो रिंग पे जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है नाइट्रेशन। जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली जो फेरोसिन रिंग है वो डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं देता है, तो इसके लिए पहले फेरोसिन को कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द मेटलेशन रिएक्शन इनटू द लिथो डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इज मोनोलिथो डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले रहे हैं, और इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है आप देख चुके हैं। यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग एनब्यूटाइल लिथियम। तो इसको प्रिपेयर करने के बाद इसका रिएक्शन कराया जाता है N2O4 के साथ, और आप देखोगे कि यहाँ पे नाइट्रेशन हुआ है, NO2 ग्रुप रिंग के ऊपर अटैच हो गया है।
ठीक है। इस NO2 ग्रुप को बाद में रिड्यूस भी किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन प्लस HCl, NO2 ग्रुप कैन बी कन्वर्ट इनटू द अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे नाइट्रेशन के साथ साथ इसमें हम अमाइन नाइट्रो डेरिवेटिव के साथ साथ अमाइन डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन। अगेन फेरोसिन जो होता है डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन नहीं शो करता है, इसके लिए भी लिथो डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटीरियल। और लिथो डेरिवेटिव लिथियम जो है वो BOR3 के प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जो होता है BOH2 डेरिवेटिव क्रिएट करता है, उसके बाद CuBr2 के प्रेजेंस में यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाता है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी ये शो कर सकता है, ये भी अगेन लिथो डेरिवेटिव शो करेगा। लिथो डेरिवेटिव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पे के जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके ऊपर अटैक करता है और जिससे कि वो इस तरह से रिंग के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद H पॉजिटिव H2 के प्रेजेंस में यहाँ पे O नेगेटिव को H मिल जाता है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बन जाता है। अब दूसरा का जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर बनेगा दूसरा, इसी के ऊपर अगर CO2 की रिएक्शन कराई जाएगी इस डेरिवेटिव के ऊपर, तो फिर क्या होगा, जो COH ग्रुप लगेगा वो अगेन से दूसरी रिंग के ऊपर लगेगा। यहाँ पे 1,1 डैश आइसोमर विल बी मेजर आइसोमर। अगेन द रीजन इज जो COH ग्रुप है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एक रिंग पे अटैच होने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने की वजह से वो दूसरी रिंग के ऊपर जाके अटैच होगा। नेक्स्ट इज द मर्क्यूरेशन रिएक्शन। जब फेरोसिन जो होता है मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ 2 मोल ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो 1,1 डैश डेरिवेटिव जो होता है वो डाइमर्क्यूरिक एसिटेट डेरिवेटिव जो होता है वो फॉर्म होता है यहाँ पे। अगर इस डाइमर्क्यूरिक एसिटेट डेरिवेटिव को फर्दर रिएक्शन कराया जाता है विद द आयोडीन 2I2 मोलिक्यूल, तो क्या होता है यहाँ पे ये डाइमर्क्यूरिक एसिटेट था वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और आयोडीन इसके प्लेस पे अटैच हो जाते हैं, तो जिससे आयोडो डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज द एडिशन रिएक्शन। जो फेरोसिन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन भी, जो मेटलोसिन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये फेरोसिन की रिएक्शन नहीं है, ये अदर मेटलोसिन की रिएक्शन है, कोबाल्टोसिन और निक्लोसिन, जो कि मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका कोई भी ऑल्फेनिक ग्रुप जो होता है उसके साथ अटैच उसका एडिशन हो जाता है, जिससे वो स्पीसीज क्या होती है 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज कोबाल्टोसिन, जिसमें कि 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। जब इसके ऊपर एल्कीन का एडिशन कराया जाएगा तो आपका जो एक रिंग है वो इटा 4 डोन हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करेगी, जिसकी वजह से वो आपका मेटलोसिन है जो वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एडिशन हो रहा है जो आपका एल्कीन यहाँ पे है ये 2 यूनिट ऑफ कोबाल्टोसिन को आपस में जोड़ेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द सिलाइलेशन। जो सिलाइलेशन रिएक्शन जो होती है वो दो अगेन से 2 CP रिंग को ब्रिज करने का काम करती है। इसमें क्या होता है कि आपका अगेन इसमें जो होता है डाइलिथो डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है और उसकी रिएक्शन कराई जाती है सिलाइल कंटेनिंग मोइटी के साथ में, जिससे क्या होता है 2LiCl जो है यहाँ पे रिलीज हो जाता है और आपका यू कैन सी हेयर यहाँ पे आपका जो SI है वो दोनों रिंग को इस तरह से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेजिंग की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। विद दिस फ्रॉम माई साइड द साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस जो टॉपिक है वो कवर हो रहा है कंप्लीट। इसमें मैंने बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत कहीं मिस किया है और वो आप अगर आपको डिटेल में देखना है तो यू कैन सी द मेटलोसिन जो आपका वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। इसके अलावा ये कंप्लीट हो गया है।